हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं सभी जीएस प्लेनेट के क्रांतिकारी स्टूडेंट्स का आज की इस शानदार बायोलॉजी के सेशन के अंदर। दोस्तों, आज हम आप लोगों की डिमांड के ऊपर बहुत से स्टूडेंट्स ने मैसेज किया, कॉल किया कि सर बायोलॉजी का सेशन कब शुरू करने जा रहे हो, क्लास 11 स्टूडेंट कब शुरू करने जा रहे हो। तो वो घड़ी आ चुकी है, वो कारवा आ चुका है जिसको आपको इंतजार था। दोस्तों, बायोलॉजी को हम बहुत ही बेसिक तरीके से कवर करने वाले हैं और शानदार तरीके से टिल एग्जाम तक हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं, ये जो क्लास है आपकी प्योरली बाईलैंग्वेज होने वाली है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूं कि हम किस तरीके से कोर्स की, जो स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं ना, तो इस वीडियो को एक बार लाइक करके और इस सेशन को शेयर करने की कोशिश करना। जो साथी गण आपके इस क्लास से जुड़े हैं, तो एक बार इस सेशन को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वैकेंसी से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल पाए। और मैं 1 मिनट थोड़ा सा बैच के बारे में बता दूं कि बैच कैसे क्या रहने वाला है आपका। तो कंप्लीटली शुरुआत की ये बैच आपको प्ले स्टोर के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। शुरुआत की 100 स्टूडेंट्स के लिए हम केवल ये 1499 रुपए फीस रखेंगे, केवल 1499 रुपए। तो शुरुआत के 1499 रुपए रहेगी, जिसके अंदर आपको कंप्लीटली राजस्थान जीके मिलेगा देखने को। दोस्तों, मैं एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर दिया। कंप्लीट राजस्थान जीके एंड साइंस वाला जो पूरा आपका 300 मार्क्स का जो पेपर आएगा, वो पूरा कवर करवाएंगे इस बैच के अंदर। प्लस में डेली 6 घंटे हम क्लास लगाएंगे, हैंड रिटन नोट्स देंगे, एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, एनसीईआरटी बूस्टर पीडीएफ भी सोल्व करवाएंगे। ज्यादा जिसको कोई भी जानकारी लेनी हो तो इस नंबर पे, ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, 9929786377, इस पे आप लोग कॉल या मैसेज करके पूरे बैच की जानकारी ले सकते हो। और जो स्टूडेंट इन शुरुआती 100 स्टूडेंट्स में नहीं आता है, तो एक बार कॉल कर लेना, इसमें आपको ये ऑफर हो सकता है, बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम शुरुआत करते हैं। आपका बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखो, बायोलॉजी की मैं बात करना चाहूं, बायोलॉजी को हम हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। अब हम बायोलॉजी का हो या साइंस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि उसकी स्टडी। देखो यहां पर ध्यान देना आप लोग, यहां हम लोग बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो प्लस लॉजी। लॉजी जिस शब्द के लास्ट में देखने को मिलता है, उसका मतलब क्या होता है दोस्तों? टू स्टडी। तो यहां हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? बायो। बायो का जो शब्द का अर्थ आता है वो आता है आपका लाइफ। लाइफ, हम किसकी लाइफ के बारे में? एक्चुअली में जो हम, यह साइंस की वो शाखा है जिसके अंदर हम, ये वो ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर जितने भी जीव जगत है, जितने भी एनिमल्स है, उनकी लिविंग लाइफ के बारे में हम ज्यादातर जानकारी प्राप्त करेंगे। किस शाखा के अंदर? बायोलॉजी के अंदर। अब दोस्तों, क्वेश्चन माइंड में अराइज होता है कि सर पूरी दुनिया में, देखो जैसे यहां पर मैंने लिखा सर बायोलॉजी, तो जिस शब्द के लास्ट में जो लॉजी आ जाए उसका मतलब है टू स्टडी। टू स्टडी का मतलब होता है का अध्ययन करना। भाई किसी चीज का अध्ययन, जैसे हम सेल पढ़ते हैं तो सेल की स्टडी साइटोलॉजी कहलाती है। ऐसे हम न्यूक्लियस पढ़ते हैं तो शुरुआत में शब्द आता है कैरियो और उसके बाद आता है लॉजी। तो कैरियो शब्द आ रहा है, उसके बाद में लॉजी आ रहा है। लॉजी मतलब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें मैक्सिमम चीजों की स्टडी के बारे में मालूम होना चाहिए। तो यहां हमें ये चीज बात मालूम पड़ी। अब माइंड के अंदर क्वेश्चन आता है कि सर पूरी दुनिया में सबसे पहले ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने बायोलॉजी नाम दिया? जैसे तुम्हारा नाम पैदा होते ही, कोई गोरा है कोई काला है, तो पैदा होते ही पंडित जी अलग नाम रखता है, कोई नाम वैसे भी रख देता है, कालिया धोलिया, जो भी अपनी भाषा में, आम भाषा के अंदर नामकरण कर देते हैं। तो पूरी दुनिया में सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड देने वाला है, बायोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो मैं लिखना चाहूं बायोलॉजी वर्ड गिवन बाय। तो किसने दिया था बायोलॉजी वर्ड? तो आप लोग साथ साथ नोट डाउन भी करते जाओ। तो बायोलॉजी वर्ड देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कमेंट भी करते रहेगा। लैमार्क एंड ट्रेविरेनस, 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने बायोलॉजी वर्ड दिया था। तो कौन थे? लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिख लेना साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लैमार्क एंड ट्रेविरेनस।
इन्होंने बायोलॉजी शब्द दिया। देखो अभी हम बेसिक से क्लियर करते चल रहे हैं, आगे हम चैप्टर की शुरुआत भी करेंगे, आज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ेंगे। तो अभी इस पूरे सेशन को एंजॉय करते रहना एंड तक। कोई भी दिक्कत आए, परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना या कॉल कर लेना। तो बायोलॉजी वर्ड आ गई। अब आता है क्वेश्चन फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का पिता कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का पिता कौन है? तो बायोलॉजी का पिता किसको कहा जाएगा? जो सर्वज्ञाता हो, बायोलॉजी के बारे में कंप्लीटली नॉलेज हो, पिता किसको कहा जाता है? मुखिया बायोलॉजी वाला, वो है दोस्तों अरिस्टोटल। आपने नाम सुना होगा अरस्तु जी का। तो फादर ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज द, देखो इंग्लिश में अरिस्टोटल बोला जाता है, हिंदी में अरस्तु बोला जाता है। तो कौन थे इसके पिता? अरस्तु। इंग्लिश में क्या लिखोगे? अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो एक बार डियर स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे एक दो छोटे से मैं पॉइंट बता दूं कि साइंस, जैसे यहां बायोलॉजी शब्द दिया था वो लैमार्क व ट्रेविरेनस ने दिया था। ऐसे क्वेश्चन आता है कि सर साइंस शब्द किसने दिया था? कंप्लीटली साइंस शब्द देने वाले विलियम विवेल थे। बस याद रख लेना, लिखना नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम बायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी शाखा हम पढ़ने वाले हैं जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम बायोलॉजी की ब्रांच की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम 4 ब्रांचेस पढ़ने वाले हैं जहां से आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले जो जनरली जो ब्रांच पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम लोग जूलॉजी। मैक्सिमम क्वेश्चन जूलॉजी से आते हैं, फिर आते हैं आपके बॉटनी से, फिर उसके बाद आते हैं कुछ क्वेश्चन आपके माइक्रोबायोलॉजी से, उसके बाद दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्रीकल्चर से। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये चीज पता है कि सर बायोलॉजी की वैसे तो मोर देन 55 ब्रांचेज होती है, 55 से ज्यादा शाखाएं होती है, मोर देन 55 ब्रांचेज है, लेकिन हमें सारी नहीं पढ़नी होती। हमें हमारे एग्जाम में जो यूनिट दी हुई होती है उन यूनिट्स को पढ़ना है और यूनिट्स में से मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं जनरली जूलॉजी एंड बॉटनी, कुछ क्वेश्चंस आपके माइक्रोबायोलॉजी से भी इन सब की बात करने वाले हैं। सर दोस्तों ये जो जूलॉजी है, इस जूलॉजी के अंदर जो हम पढ़ते हैं, जैसे इसको हम हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं, इसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं, इसको हम सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं, पूरा आप लोग लिख लेना, और इसको हम कृषि विज्ञान कहते हैं। तो मैं इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा लाइटली मैं बता दूं। जो जूलॉजी वो शाखा है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम कोई भी एनिमल जो होता है ना उस एनिमल की स्टडी करते हैं। इसके अंदर हम कोई भी एनिमल होता है उसकी स्टडी करते हैं। बोटनी के अंदर जो भी प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स से रिलेटेड जानकारी हम पढ़ते हैं। एंड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं एंड उनसे रिलेटेड डिजीज, जैसे वायरस से कौन सी डिजीज होती है, बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती है, प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज होती है, फंजाई से कौन सी डिजीज होती है, वो हम किस चीज में डिस्कस करते हैं दोस्तों? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। देन एग्रीकल्चर के अंदर, कल्चर लिखना था ना, कटर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इतने आप लोग भी समझदार हो। ठीक है। एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान के अंदर दोस्तों हम लोग क्या पढ़ते हैं? कृषि विज्ञान के अंदर हम पढ़ते हैं जितनी भी फसलें हैं उनसे रिलेटेड कुछ हम डिजीज जानेंगे और उनके नाम जानेंगे। ज्यादा हम इसके अंदर गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना डेप्थली क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो अब ये इनकी शाखाओं की बात हो गई। अब बात करते हैं कि सर इनके फादर कौन है। जैसे तुम्हारे पिता के नाम याद रखते हो ऐसे ही इनके पिता के नाम भी आप लोग याद रखोगे तो बेहतर रहेगा। इसके फादर की अगर हम लोग बात करना चाहिए बच्चों, तो इसके फादर जूलॉजी की वही फादर हैं जो किसके? कंप्लीटली बायोलॉजी के, अरिस्टोटल। अरस्तु किसके पिता हैं? जूलॉजी के। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? तो इसके पिता मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता है कि सर इसके पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। आज मैं एक और शानदार क्वेश्चन आपको करवाऊंगा इसी क्लास के अंदर, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, अभी शुरुआत हुई है। सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान के जो पिता हैं वो कौन है दोस्तों? आपने एक नाम सुना होगा, एंटोन वॉन लीविनहुक का नाम सुना होगा।
एंटन वॉन लीवेनहुक। आप जब भी सेल पढ़ते हो, सेल के अंदर दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो पूरी दुनिया में सबसे पहले नॉन लिविंग सेल या सेल का जिक्र करने वाला वैज्ञानिक जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, और एक वैज्ञानिक आया जिसने पूरी दुनिया में लिविंग सेल देखी थी, वो एंटन वॉन लीवेनहुक जी थे, जिन्होंने 1674 कब 1674 ईस्वी में लिविंग सेल देखी थी। वो किसके पिता हैं दोस्तों? माइक्रोबायोलॉजी के फादर है। देन हु इज द फादर ऑफ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर के पिता कौन है? तो उसके पिता है हॉलैंड। तो इसके पिता कौन है बेटा? तो इसके पिता आएंगे आपके हॉलैंड। तो इनके फादर की बात हो गई कि इसके पिता ये, इसके पिता ये। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है बेटा एग्जाम में, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सर हु इज द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी? भारतीय वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? ठीक है, और वहीं बच्चे मार खा जाते हैं। हमने यहां औरों के नहीं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। हु इज द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी? भारतीय वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? तो उसका राइट आंसर क्या लगा, क्या होगी उसकी? अगर आपसे पूछा जाए किस्सा कौन सा इंडियन का, तो इंडियन का कौन बताओगे दोस्तों? विलियम रॉक्सबर्ग। विलियम रॉक्सबर्ग इज द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। क्यों? क्योंकि ये देश इंडिया के अंदर आया था, अपने देश के अंदर, और इन्होंने देखो बहुत से बच्चों को रामलाल पता लगे और गुरुजी रामलाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज वाली जो क्लास है ना ये रिकॉर्ड की गई है आप लोगों के लिए, आगे की क्लासेस लाइव देंगे। ठीक है, तो कई सोच रहे होंगे सर जी या तो लाइव करने, क्लास लाइव ही रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो मैं आप लोग बता दूं कि जो विलियम रॉक्सबर्ग जी हैं, विलियम रॉक्सबर्ग है, ये भारत के अंदर आए। इन्होंने मोर देन 500 प्लांट्स के बारे में देखा और जाना, उनका अध्ययन किया, उनके बॉटनिकल नेम दिए, तब जाके इसको विलियम रॉक्सबर्ग जी को क्या कहा गया? फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, भारतीय वनस्पति विज्ञान के पिता। ठीक है, तुम भी कुछ करोगे जब तुम्हें भी कहा जाएगा। अब सर हमें क्या पढ़ना है? आज हमें कौन सा चैप्टर कवर करना है? तो आज हमारी क्लास चलेगी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम बेस से उठाने वाले हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके सामने ब्लड, जिसको हम हिंदी में रक्त भी कहते हैं, खून भी कहते हैं, रुधिर भी कहते हैं, और लहू भी कहते हैं। बात एक ही है दोस्तों, वाक्य सॉरी शब्द एक ही है, लेकिन इसके नाम अलग अलग हैं। भाई किसी की नजरों में मैं बेटा हूं, भाई मेरे पापा की नजरों में मैं बेटा हूं, तो किसी की नजरों में मैं हस्बैंड हूं, अभी शादी नहीं हुई है तो हूंगा किसी की नजरों में, अभी की बात नहीं कर रहा आगे। तो आप भी किसी की नजर में क्या हो? भाई बेटा हो, भाई हो, भतीजे हो, या किसी के बाबू हो, किसी के सोना हो, पुदीना हो, कुछ भी हो सकते हो, हरिया धनिया। ऐसे ही ब्लड अलग अलग तरीके से बोला जाता है, अलग अलग भाषाओं के अंदर अलग अलग नाम दिया जा सकता है इसको। तो इसकी बात करते, मैंने एक चीज कही थी कि हम कोई भी चैप्टर की शुरुआत करते तो उसमें पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि इसकी स्टडी, इसका अध्ययन क्या कहलाएगा। इसकी स्टडी की बात करना चाहूं दोस्तों, अगर आप लोग ब्लड के बारे में पढ़ने जा रहे हो तो बेसिक क्लियर करो, बेसिक ये क्या कहलाती इसकी स्टडी। तो स्टडी ऑफ ब्लड वो क्या कहलाएगी? हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। अब एक चीज क्वेश्चन माइंड में आएगी सर, हिमैट शब्द जहां जहां जुड़ेगा, जैसे हीमोग्लोबिन, हीम शब्द किससे जुड़ा हुआ? ब्लड से। तो हीम शब्द रक्त से जुड़ा हुआ है, तो हीम शब्द जहां आएगा वो उससे कनेक्टेड है। तो अब सर एक शब्द सुना हमने, हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी, तो वो हिपैटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? हिपैटोलॉजी। तो मैं दोनों चीजों को क्लियर कर देता हूं, जहां हीम शब्द आएगा वो ब्लड से कनेक्टेड रहेगा, जहां हिपैट शब्द आएगा वो आपके लीवर से कनेक्टेड रहेगा। किससे कनेक्टेड रहता है दोस्तों? तो ये किसकी स्टडी हो गई? ये हो गई आपके लीवर की हिपैटोलॉजी। ठीक है, तो हिपैटिक वगैरह ये सारी चीजें किससे रिलेटेड? आपके लीवर से कनेक्टेड है। एक और शब्द इनसे मिलता जुलता आता है, जिसका जो शब्द कौन सा होता है? हिस्टोलॉजी।
देन सर हिस्टोलॉजी किसकी स्टडी होगी? भाई मैं ब्लड के ऊपर आऊंगा, उससे पहले मैं आपका आधार बना देता हूं, बेस बना देता हूं, क्योंकि जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा ना, आप एग्जाम में क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। मैं एग्जामिनर की नजर से सोच रहा हूं कि वो किस तरीके से आपको घुमा सकता है, जितना वो घुमाए, अरे हम है ना, दिक्कत कहां है। तो हिस्टोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं, हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, भाई किसकी स्टडी हो गई? ये टिश्यू, उत्तक। देन उत्तक क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, भाई कोशिकाओं का समूह विच इज सेम इज ओरिजिन एंड सेम इन फंक्शन। भाई वो क्या है? जिसकी समान आकृति है और समान ही संरचना है, वो क्या होता है दोस्तों? टिश्यू होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बात करना चाहूं, आपने इसके बारे में जाना कि सर जी सेल है ये, तो फिर उत्तक सेल, तो मैं एक छोटी सी चीज में बना देता हूं कि सबसे छोटी अगर इकाई की अगर बात हो रही है, तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका। जैसे सबसे छोटी बेसिक यूनिट सेल होती है। जब इन सेल का ग्रुप बनता है, देन फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू, भाई इनका जब समूह बनता है तो किसका निर्माण होता है? उत्तक का। जैसे ये एक सेल थी, कोई भी सिंगल सेल थी, ठीक है, ये सिंगल सेल बनी, ठीक है, ये सिंगल सेल थी, लेकिन जब इनका समूह बना तो क्या बना दिया? उत्तक बना दिया। कुछ इस तरीके से टिश्यू बन गए। आई थिंक ये दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियरली, एकदम साफ दिख रहा है। तो ये क्या बन गया? ग्रुप ऑफ सेल बन गया, उत्तक बना। जब दोस्तों टिश्यू का समूह बनता है, जब टिश्यू का समूह बनता है, देन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, भाई किसका निर्माण हुआ? ऑर्गन बोले तो अंग का निर्माण हुआ। अब अंग बन गया। मैंने कहा सबसे पहले सेल बनी, फिर टिश्यू बना, फिर उसके अलावा ऑर्गन बना। ऑर्गन का जब समूह बना तो ऑर्गन सिस्टम बना, अंग तंत्र बना। ऑर्गन सिस्टम के बाद में फॉर्मेशन किसका होता है? बॉडी का। तो मैं वापिस बॉडी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शरीर। तो फिर लास्ट में क्या बना? शरीर। तो सबसे पहले अगर बेसिकली हम देखते आ रहे थे, टिश्यू बना, फिर उसके बाद कोई भी एक ऑर्गन बना, जैसे सपोज करो आपका दिल ही बन गया, फिर उसके बाद इनका समूह बन के क्या बना है? ऑर्गन सिस्टम, और लास्ट में इंसान बन ही गया, उसका पूरा शरीर बन गया। ये आ गए भाई चंपक लाल जी, ये बिल्कुल इनकी बॉडी बन चुकी है, सॉलिड बॉडी बन चुकी है। तो कुछ इस तरीके से शरीर बन चुका है, ठीक है, बॉडी बन चुकी है। फिर तुम उसको और अच्छी बनाने के लिए जिम में जाते हो, अच्छा खाना खाते हो, ठीक है। अभी वापस मैं टॉपिक के ऊपर ही आता हूं। तो यहां हमने बेसिक चीज से देखी। अब 2-3 क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं, क्योंकि हम तो आज इसकी एकदम बेस मजबूत करके चलेंगे। सर सेल्स की स्टडी क्या होती है? सेल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इसकी जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। भाई आप लोग सेल के बारे में पढ़ते हो तो उसका अध्ययन साइटोलॉजी। एंड सर टिश्यू के बारे में तो अभी बताया था आपने, टिश्यू का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हिस्टोलॉजी। देन सर सेल की हो गई, टिश्यू की हो गई, अब आती है स्टडी ऑफ अंग, भाई ऑर्गन्स के रिलेटेड, तो स्प्लैंक्नोलॉजी आपका इसका अध्ययन होता है। या फिर ऑर्गेनोलॉजी भी आप याद रख सकते हो। ये सब किसकी स्टडी होती है? आपकी टिश्यू की। देन सर बॉडी के क्या संबंध है? यहां बॉडी के संबंध की अगर मैं बात करना चाहूं दोस्तों, तो बॉडी का जो संबंध है ना, वो समझना। यहां मैं बहुत अच्छी चीज कवर करवाने वाला हूं आप लोगों को, कि जो बॉडी है ना, वो 2 तरीके से अध्ययन करते हैं इसके अंदर हम लोग। एक तो आउटर स्टडी, और एक पढ़ते हम लोग इनर, आंतरिक भागों के बारे में। भाई एक तो आपके शरीर में, जैसे मेरा ही शरीर ले लो, छोड़ो आपका, आपको परेशान नहीं करूंगा। मेरे शरीर के अंदर बाहरी जो चीजें होती हैं, जैसे मेरे को कुछ भी दिख रहा है मेरे बाहर, तो आउटर बारे में मैं स्टडी कर रहा हूं, तो वो क्या कहलाएगी? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, ये मार्कर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एक तरफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी जैसे प्लांट मॉर्फोलॉजी हो गई, मतलब प्लांट्स के आउटर स्टडी। जैसे ह्यूमन मॉर्फोलॉजी की, तो मनुष्य के बाहर की स्टडी। और एक आता है इनर, तो
तो इनर की जो स्टडी होती है वो कहलाती है एनाटमी, कुछ इसको एनाटोमी बोल देते हैं, एज यू विश, आप जो बोलना चाहो। जैसे प्लांट एनाटोमी मतलब प्लांट्स के आंतरिक हिस्सों का अध्ययन, ह्यूमन एनाटोमी मनुष्य के आंतरिक हिस्सों का अध्ययन, वो ये होता है। तो ये एक बार आप नोट डाउन करो भाई, किसकी स्टडी क्या हो गई। फिर इसके बाद अब हम बढ़ते हैं कि ब्लड के ऊपर वापिस आते हैं। हो गया? आई थिंक हो गया होगा। तो अब चलते हैं ब्लड के ऊपर वापिस। दोस्तों जो ब्लड होता है, ब्लड दो तरीके का होता है। एक तो ब्लड होता है कैसा, प्योर, और एक ब्लड होता है इम्प्योर। सर प्योर ब्लड कैसा होगा? देखो ब्लड दो तरह का होता है, एक तो शुद्ध रक्त होता है, एक होता है अशुद्ध रक्त। हिंदी वाले भी तुम परेशान मत होना भाई, मैं आपके साथ हूं। सबका साथ सबका विकास। अशुद्ध। अब दोस्तों मैंने कहा एक तरफ रक्त मैंने कर दिया बिल्कुल रेड कलर का, और एक तरफ यहां मैंने लिखा कैसा, रेड, लाल, और एक तरफ मैंने कलर कर दिया इसका ब्लू। नीला। दोस्तों अगर रक्त इम्प्योर है तो वो ब्लू कलर का होता है, और अगर रक्त रेड है तो प्योर होगा, शुद्ध होगा। मतलब शुद्ध और अशुद्ध का अंतर समझ पाए। ब्लड कैसा टिश्यू होता है? ब्लड अभी हम बात कर रहे थे कि बेसिकली सबसे छोटी इकाई सेल होती है, लेकिन सेल से जब समूह बनता है तो टिश्यू बनता है। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक टिश्यू होता है। कैसा टिश्यू होता है? तो अगर हम बात करना चाहें तो ब्लड कैसा होता है दोस्तों, तरल संयोजी उत्तक, बोले तो इंग्लिश में बोले तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमारा जो रक्त होता है दोस्तों, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ब्लड कैसा टिश्यू होता है। तो हम लोग क्या बताएंगे, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि सर पूरी दुनिया में सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हिंदी वाले बच्चों को इसका मतलब क्या होगा, रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो मतलब आज मेरे शरीर के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, ये कंप्लीटली सर्कुलेशन चल रहा है, कि मतलब आर्टरी वेन्स वगैरह इनका सबका रोल है। तो उस सर्कुलेशन के बारे में पूरी दुनिया में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों उसके सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट थे, उसका नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सन 1628 ईस्वी में, विलियम हार्वे जी ने दोस्तों सन 1628 ईस्वी के अंदर सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था, रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था। तो अब आप समझने की कोशिश करना, जो ब्लड होता है ना, उस ब्लड की एवरेज डेंसिटी पूछी जाती है आपसे। ब्लड की जो एवरेज डेंसिटी होती है, एवरेज डेंसिटी, डेंसिटी जानते हो क्या चीज होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। भाई द्रव्यमान अपॉन घनत्व, वो क्या होती है आपकी, सॉरी, द्रव्यमान अपॉन आयतन, वो क्या होती है? डेंसिटी मतलब बोले तो घनत्व। जल का जितना घनत्व होता है ना, उसकी अप्रोक्सीमेटली ब्लड की डेंसिटी होती है। तो ब्लड की डेंसिटी कितनी होगी?
तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग आंसर देंगे कि सर जो एवरेज डेंसिटी होती है ब्लड की वो कितनी होती है, 1060 केजी मीटर क्यूब, लगभग वाटर के समान। एवरेज डेंसिटी ऑफ ब्लड इज आपको 1060 केजी अपॉन मीटर क्यूब। अब आता है क्वेश्चन कि सर पूरे मनुष्य के अंदर, पूरा ह्यूमन बॉडी होता है उसके अंदर टोटल ब्लड कितना मिलता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में टोटल ब्लड, भाई मानव शरीर में दोनों को कॉमन ले रहा हूं, लड़का हो चाहे लड़की हो हमारे लिए तो एक समान होंगे। टोटल ब्लड शरीर के वजन, वजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, वेट, शरीर के वेट के 7 to 8% होता है। जितना आपका टोटल बॉडी वेट होता है उसका 7 से 8% ब्लड होता है शरीर के अंदर। मतलब बोले तो अगर मैं बात करना चाहूं मेल की, फीमेल की एंड किड्स, जो बच्चे होते हैं नेग्लिजिबल, उनकी बात करते हैं। ठीक है, छोटे से छोटे बच्चे की मैं बात कर रहा हूं। एक्चुअली हम किड्स को अलग से कवर कर लेते हैं, चलो किड्स को हम काउंट नहीं करते, एक बार इसको साइड में रखते हैं, हम मेल और फीमेल के बताते हैं। भाई पुरुषों में व महिलाओं के अंदर अगर ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो पुरुषों के अंदर शरीर का जितना वजन होता है उसके 7 से 8% खून होगा। बोले तो कितना खून मिलता है किसी के अंदर, तो 5 से 6 लीटर खून मिलता है। कितना मिलता है बेटा, 5 से 6 लीटर। और महिलाओं में पुरुषों की बजाय 500 ml खून क्या होता है, कम होता है। बोले तो 5 से 5.5 लीटर क्या होता है, खून होता है इस कैटेगरी के अंदर। महिलाओं में दिमाग भी कम होता है, दिल भी छोटा होता है। अरे तुम आगे पढ़ते हो ना भाई, महिलाओं का दिमाग पुरुषों की बजाय कम होता है, वेट कम होता है, खाती ज्यादा है वो बात अलग है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। दिल भी छोटा होता है। भाई पुरुषों का जो हार्ट होता है उसका वेट होता है 300 से 350 ग्राम, लेकिन इनका वेट होता है 250 से लेकर 300 ग्राम। ठीक है, पुरुषों का दिल इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, इस तरफ से भी आओ उस तरफ से भी आओ, आगे से पीछे से कहीं से आओ कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, इतना बड़ा दिल होता है। और महिलाओं का दिल इतना छोटा होता है, समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो खून कम क्यों होता है, क्योंकि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो ये 5 से 6 लीटर और यहां पर 5 से 5.5 लीटर। अब फीटल स्टेज की अगर हम बात कर रहे हैं, फीटल स्टेज होती है, आपने नाम सुना होगा भ्रूण अवस्था। जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भ्रूण अवस्था। फीटल स्टेज कितने से कितने दिन की होती है, फीटल स्टेज बोली जाती है 16 से लेकर 22 सप्ताह, वीक्स, 16 to 22 वीक्स को हम फीटल स्टेज काउंट करते हैं। जब जो फीटल होता है, जो भ्रूण होता है वो 16 सप्ताह का होता है, उसके शरीर के अंदर खून कितना होता है, 16 वीक का जब वो होता है ना, उसका वजन होता है 100 ग्राम। ठीक है, जैसे वो बच्चा 22 ग्राम का हो जाता है, क्योंकि 1 kg अगर आपका वेट है ना तो उसके अंदर खून मिलेगा 120। अगर 1 kg की अगर बात कर रहे हैं तो उसके अंदर खून कितना मिलेगा, 120 से लेकर 162 ml खून मिलता है। लेकिन मैंने कहा सर फीटल अगर 16 सप्ताह का है तो उसके अंदर 10 ग्राम, सॉरी क्या कितना ग्राम लिखना था, ये तो सही है। अब 16 सप्ताह का है, उसके अंदर 100 ग्राम उसका वेट है।
ठीक है, अगर फिटल अगर हो जाएगा 22 वीक्स का तो उसका वेट होगा 420 ग्राम। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं, 31 वीक्स का हो गया 1500 ग्राम। ठीक है, अब और ज्यादा करें, जैसे 36 वीक्स का हो गया तो उसका वजन कितना हो जाता है 1800 से लेकर 2000 ग्राम। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी फिटल के स्टेज के अंदर। अब दोस्तों जो बच्चे होते हैं जिनको हम छोटे बच्चे बोलते हैं, किड्स अप्रोक्सीमेटली, उनके अंदर जो लगभग 600 से 700 ml खून पाया जाता है, बोले तो 1 कप के बराबर, 1 कप के बराबर खून पाया जाता है। किसके अंदर? इनके अंदर। अब बात करना चाहिए सर, जो ब्लड होता है उसके अंदर क्या क्या मटेरियल होता है, तो अब उस ब्लड के अंदर मटेरियल की बात करूंगा, इसको नोट डाउन करो फटाफट। फिटल स्टेज के अंदर कितनी क्या सारी चीजें नोट डाउन करो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अच्छे तरीके से कवर करने हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? ब्लड कंपोजिशन की। रक्त संगठन की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। तो ब्लड कंपोजिशन की, भाई हमारा जो ब्लड होगा उसके अंदर क्या क्या माल मटेरियल मिलता है। मैंने कहा मैं एक खून की बूंद लेता हूं, एक खून की बूंद, अरे एक चुटकी भर संदूक की कीमत तुम क्या जानो राजा बाबू, वो ही वैसे ही एक खून की बूंद ले रहे हैं हम लोग। तो एक खून की बूंद ली, तो हम उसको अगर मैं कहना चाहूं तो इस खून की बूंद को हम ब्लड कंपोजिशन को हम बात करते हैं, तो भाई उसमें लिक्विड पार्ट भी होगा एंड सॉलिड पार्ट भी होगा। जाहिर सी बात है दोनों चीज मिलेगी दोस्तों, सॉलिड बोले तो ठोस और लिक्विड बोले तो द्रव। मैंने कहा ब्लड कंपोजिशन कर रहे हैं, रक्त को तोड़ रहे हैं हम दो हिस्सों में। अब देखो ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है वो होता है प्लाज्मा, जिसको हम डिटेल एनालिसिस पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक है वो हमारा प्लाज्मा ही रहने वाला है। ये हमारे ब्लड का 55% हिस्सा कवर करता है। बोले तो ये जो प्लाज्मा होगी ना प्यारे बच्चों, ये एक नॉन लिविंग स्टेज के अंदर होती है, प्लाज्मा नॉन लिविंग होती। ठीक है, तो लिक्विड पार्ट प्लाज्मा पूरी पढ़ाऊंगा, ये तो कुछ भी एक लाइन लिखी है, प्लाज्मा पूरी खोल के अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देन सॉलिड पार्ट के अंदर क्या आता है? सॉलिड पार्ट के अंदर ब्लड सेल्स बोल देते हैं और कुछ लोग इसको कॉर्पसेल्स बोल देते हैं। रक्त कोशिका या हम बोल देते हैं इसको कणिका, बात एक ही है, बात एक ही है। ये 3 प्रकार की होंगी। कौन कौन सी चीज प्रेजेंट होती है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स। एक क्लास में एक चीज होगी, एक में प्लाज्मा पढ़ेंगे, फिर RBC, देन WBC, आफ्टर इट प्लेटलेट्स, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप के बाद हम जानेंगे आपके दिल की बात, दिल की बात के ऊपर आएंगे। फिर आगे की चैप्टर जो हमारी यूनिट में दे रखे हैं उनको धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। अगर आपके सिलेबस में हल्का सा भी चेंजमेंट आता है तो ये चैप्टर चेंज नहीं होते, ये चैप्टर फिक्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो दोस्तों हमने कहा कि ये जो ब्लड सेल्स है ये 45% हिस्सा कवर करती है, तो ये 55%। पूछा जाता है कि प्लाज्मा ब्लड का कितना परसेंटेज हिस्सा कवर करती है, तो प्लाज्मा रक्त का 55%, ठीक है, और ये ब्लड का 45% हिस्सा कवर करती है। अब क्वेश्चन आएगा, आया हुआ भी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर रेशियो की अगर बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं रेशियो की, रेशियो किसका, अगर पूछा जाए रेशियो को हटा दो, तुम लोग अगर बात करना चाहें ऑर्डर बात कर लेते हैं, ऑर्डर देखते हैं। नंबर की बात कर रहा हूं मैं, नंबर के आधार पर सबसे ज्यादा संख्या में होती है RBC,
आरबीसी आकार में छोटी होती है लेकिन संख्या में ज्यादा होती है। कैसे दोस्तों, समझने की कोशिश करना। एक आरबीसी होती है, एक आरबीसी नहीं, एक 100 ml के लगभग अगर हम ब्लड लेते हैं तो उसके अंदर 5 से लेकर 5.5 मिलियन, 5 से लेकर 5.5 मिलियन जो वो आपकी आरबीसी होती है मैक्सिमम। बोले तो 50 से 55 लाख, 50 से 55 लाख नंबर ऑफ आरबीसी होती है। तो आरबीसी की संख्या मैक्सिमम होती है। देन प्लेटलेट्स, जो हाल ही के अंदर डेंगू रोग चल रहा है उसके अंदर सबसे ज्यादा डाउन हो जाती है। एंड आफ्टर इट डब्ल्यूबीसी। लेकिन जो संख्या में ज्यादा है ना वो आकार में छोटी होंगी, लेकिन जो संख्या में कम है वो आकार में बड़ी होंगी। तो साइज की अगर हम बात कर रहे हैं तो साइज में सबसे बड़ी कौन होती है? डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स बीच में ही रहती है, इसको हम रक्त बिंबाणु बोलते हैं हिंदी के अंदर। देन आरबीसी को हम आरबीसी ही बोलेंगे। ठीक है, तो काफी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को हिंदी के नाम सुनने को मिलेंगे, थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमारी मातृभाषा है, हमें दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए। अब दोस्तों और क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन ये बनता है रेशियो का। सर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, मैंने लिखा आरबीसी रेशियो, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, इनका जो रेशियो होता है, प्लेटलेट्स ये पूरा नहीं लिखा मैंने, मैं लिख देता हूं। देखो प्लेटलेट्स है, इनका रेशियो क्या होगा? तो ये रेशियो होता है 600:1:40। आपसे पूछा जाए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो तो 600:1 बताओगे, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का तो 1:40 बताओगे, एंड आपको आरबीसी और प्लेटलेट्स का तो 600:40 बताओगे। तो समझ पा रहे हो ये रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनुपात जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर। यहां से भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन आता है। तो डियर स्टूडेंट प्लीज शेयर दिस सेशन टू योर एवरी फ्रेंड, भाई आपके हर एक मित्र तक इस सेशन को शेयर करके पहुंचाने की कोशिश करें। अब बात करते हैं ब्लड में ग्लूकोज लेवल कितना होता है। करें? ब्लड में ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हो, आप बिल्कुल सामान्य हो, बिल्कुल एकदम सामान्य अवस्था में, जैसे मैं अभी बिल्कुल सामान्य अवस्था में हूं, तो मेरे अंदर ग्लूकोज का लेवल कितना मिलेगा? 200 mg/dl। मैं बिल्कुल सामान्य था, इतना मिला। अगर मैं खाना नहीं खाया, मेरे को भूख लग रही, पेट में चूहे कूद रहे हैं, तब मेरे अंदर कितना मिलेगा? तब मिलेगा भूखे पेट, हंग्री टाइम अगर आप लोग बात कर रहे हो तो आपके अंदर ग्लूकोज का लेवल मिलेगा 100 mg/dl। और भाई साहब अगर आपने खाना खा लिया, खाना खाने के तुरंत बाद, खाना खाने के बाद आप में ग्लूकोज का लेवल हो जाएगा 140 mg/dl। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आपसे पूछा जाए कि सर स्पीड ऑफ ब्लड क्या होती है, रक्त की स्पीड कितनी होती है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा खून जो दौड़ता है वो 3 से 4 मीटर पर आवर, ये स्पीड होती है, ये अपने रक्त की स्पीड होती है, देख लीजिएगा। तो बेसिक आज हमने पढ़ा, जो हमारे दोस्तों नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम कवर करेंगे क्या? ये प्लाज्मा। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें प्लाज्मा कवर करेंगे। और जिस भी बच्चे को कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी लेनी है तो वो आप इससे नंबर पे कॉल करके ले लेना। और इनकी पीडीएफ वगैरह सारी चीजें हम ऐप के ऊपर ही अपलोड करेंगे। ये जो हमारी ऐप है जीएस प्लेनेट ऐप, जीएस प्लेनेट ऐप को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये जीएस प्लेनेट ऐप के ऊपर सब कुछ देखने को मिलेगा आपको, कंप्लीट कोर्स। तो इसको प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर दो।
ट्रस्ट है तो कोर्स ले सकते हो अभी से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं पेमेंट लिंक जल्दी से जल्दी एक्टिवेट करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका गुरु दक्षिणा केवल 1499 रुपए की सीमित समय के लिए ऑफर रखेंगे इसके अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टाटा, लव यू टू ऑल डियर स्टूडेंट। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना ताकि मेरा दिल खुश हो आगे और भी इससे बेहतर पढ़ाने के लिए, और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। जय हिंद, बाय बाय।